पिछले क्लास में हमने अपवर्तन और अपवर्तन के नियम के ऊपर डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपवर्तनांक को लेकर। पिछले क्लास में हालांकि अपवर्तनांक और स्नेल के नियम के बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी किया था। अभी फिर से उसी चीज़ को दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक, मूल रूप से देखा जाए तो अपवर्तनांक की अवधारणा जो थी वो कहाँ से आई है कि जब कभी भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो रही है। तो दिशा में परिवर्तन होना, तो दिशा में परिवर्तन होने की जो बात हम कर रहे थे कि दिशा में परिवर्तन किसके आधार पर होता है कि प्रकाश जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो दूसरे माध्यम की प्रकाशीय सघनता पहले माध्यम की तुलना में कम है या ज़्यादा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे कि ये हमारे पास कोई एक माध्यम हमने ले लिया, कांच का टुकड़े की हमने बात किया था, ये एयर है। मान लेते हैं ये वायु है और ये कांच है। तो प्रकाश की किरण जब इस तरीके से आपतित हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है, प्रकाश के लिए पहला माध्यम यहाँ वायु हुआ और दूसरा माध्यम यहाँ पर कांच हुआ, ग्लास। तो जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जा रहा है तो जिस बिंदु पर वो टकराता है, जिस बिंदु पर वो आपतित हो रहा है, दोनों माध्यम का जो इंटरफेसिंग पॉइंट है, वहाँ हम एक अभिलंब खींचते हैं और इस अभिलंब के रिस्पेक्ट में उसका विचलन डिसाइड करता है कि ये माध्यम इस माध्यम की तुलना में कम सघन है या ज़्यादा सघन है। मान लेते हैं कि अभी इसको हमने एयर और इसको ग्लास के रूप में हमने इसको नॉमिनेट नहीं किया है, इसको हटा दिया। हमें नहीं भी पता है कि ये दोनों माध्यम की सघनता विरलता कैसी है, हम इस बात को भी नहीं जानते। तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, प्रकाश की किरण को जाना था बिल्कुल इस तरीके से सीधे सीधे। अब इसमें दो स्थिति हो सकती है। प्रकाश की किरण, पहला कंडीशन ये है कि वो अभिलंब की ओर झुक सकती है और दूसरा कंडीशन है अभिलंब से वो दूर जा सकती है। दोनों स्थिति है। यदि वो अभिलंब की तरफ झुकी, ये पहला कंडीशन हुआ, और यदि वो अभिलंब से दूर गया तो ये दूसरा स्थिति हुआ। अभी आप ये ना मान के चले कि ये कांच है और ये वायु है, ऐसा नहीं है। ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, बस हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि प्रकाश की किरण अपनी मूल दिशा से अभिलंब की ओर झुकती है तो उस स्थिति में ये जो माध्यम है ये सघन माध्यम होगा। किसकी तुलना में? पहले वाले माध्यम की तुलना में। और यदि अभिलंब से दूर जाते हुए प्रतीत हो रही है, अभिलंब की तुलना में यदि ये इसका विचलन बढ़ गया अपने मूल दिशा से, तो उस स्थिति में ये माध्यम विरल माध्यम होगा। किसकी तुलना में? पहले माध्यम की तुलना में। तो हमने इस दूसरे माध्यम को, ये हमारे पास पहला माध्यम है, ये हमारा दूसरा माध्यम है। पहले माध्यम और दूसरे माध्यम की सघनता और विरलता की जो हम बात कर रहे थे कि दूसरा माध्यम पहले की तुलना में कब सघन होगा और कब विरल होगा, इसको जज करने का एक सामान्य सा सिद्धांत है कि प्रकाश की किरण यदि अभिलंब की ओर झुकी अर्थात ये सघन माध्यम हुआ, और यदि अभिलंब से दूर जाने का प्रयास किया तो ये विरल माध्यम कहलाएगा। तो कितना ये प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका पा रहा है या उसको अपने से दूर हटा पा रहा है, यही इस माध्यम की सघनता या विरलता को बता रहा है। तो यहाँ ये कितना एंगल से उसको अभिलंब के तरफ ला रहा है, अभिलंब से दूर लेकर जा रहा है, ये एंगल भी एक प्रकार का मेजरमेंट है सघनता या विरलता का। और दूसरा, ये माध्यम कितना इस माध्यम की तुलना में, अर्थात दूसरा माध्यम पहले माध्यम की तुलना में कितना सघन है या कितना विरल है, इस बात को बताने का काम करता है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक को मैथमेटिकली समझाने के लिए पहला तो हमने देख लिया कि भाई ये सघनता विरलता की बात किया, सघनता या विरलता के ऊपर चर्चा किया इसने, सघनता या विरलता। एक महत्वपूर्ण बात था सघनता या विरलता के लिए, इसका जो मान है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कितना होता है? म्यू, या ईटा से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। तो ये जो राशि है, ये जो नियतांक है, यही नियतांक हमारा अपवर्तनांक कहलाता है, साइन आई बटा साइन आर। अब देखिए आई और आर ये दोनों का मान अलग अलग माध्यम में है। आई पहले माध्यम में होगा तो आर जो होगा वो दूसरे माध्यम में होगा। आई और आर के बारे में हमने पिछले क्लास में देख लिया था। आई होता है आपतन कोण और आर होता है हम लोगों का अपवर्तन कोण। तो साइन ऑफ आपतन कोण बता इसका जो अपवर्तन कोण का जो मान होता है यही नियतांक होता है। तो ये हमेशा दो माध्यम के बीच में तुलना पैदा करता है कि कौन सा माध्यम ज़्यादा सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। ये अपवर्तनांक को लेकर था। तो अपवर्तनांक की विशेषता जो है
विशेषता और प्रभावित करने वाले कारक यदि आप लिखेंगे इस तरीके से, विशेषता एवं प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है उस माध्यम का अपवर्तनांक किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो पहली इसकी विशेषता है, यदि विशेषता की हम चर्चा करें तो इसका पहला विशेषता है यह सघनता विरलता का सूचक है, सघनता ऑब्लिक विरलता का सूचक। मगर बात यह है कि ये सघनता विरलता की जो बात की है, ये सघनता विरलता प्रकाशीय सघनता विरलता की बात करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। दूसरा, यह तुलनात्मक राशि है, तुलनात्मक राशि है, अर्थात हमेशा एक माध्यम का दूसरा माध्यम से तुलना करने पर ही इस राशि का निर्धारण होता है। तीसरा, इसके दो प्रकार होते हैं इस अपवर्तनांक के, इसके दो प्रकार में पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक या इसको बोला जाता है मूल अपवर्तनांक या इंग्लिश में बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा जो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, और सापेक्ष अपवर्तनांक को मूल नहीं कहा जाता, सापेक्ष को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो बात है, पहला जो हमने बात किया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अपवर्तनांक का एक सामान्य सी परिभाषा है, अपवर्तनांक बराबर होता है वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2। यदि 1 का 2 के सापेक्ष, यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाती है तो हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले की तुलना में, अर्थात दूसरे माध्यम की सघनता या विरलता पहले माध्यम की तुलना में कितनी होगी। तो इसका मान होता है प्रकाश की गति पहले माध्यम में बटा प्रकाश की गति दूसरे माध्यम में। बहुत छोटी सी बात है। तो इसको एब्सोल्यूट और रिलेटिव में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एब्सोल्यूट कब कहलाएगा ये, जब पहला माध्यम वायु या वैक्यूम हो, एयर हो या वैक्यूम हो, और दूसरा जो है कोई भी एक माध्यम हो, एनी मीडियम हो। जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करे उस स्थिति में प्रकाश की गति जो होता है वो एयर से उस माध्यम में जा रहा है तो उन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किस में प्रवेश कर रही है, किसी माध्यम में। तो जब किसी माध्यम की सघनता या विरलता को वायु से हम तुलना करते हैं तो उस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। यही दूसरा जो बात है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है या रिलेटिव या सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब एक माध्यम के सघनता विरलता को दूसरे माध्यम से निकाला जाता है, दूसरे माध्यम से कंपेयर किया जाता है, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का किसके तुलना में, मीडियम 2 की तुलना में। यहाँ देखो एक माध्यम है और दूसरा जो है वो डिफॉल्ट रूप से वायु या निर्वात को हमने रखा, अर्थात किसी माध्यम के अपवर्तनांक को वायु से तुलना करते हैं तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसी एक माध्यम को किसी दूसरे माध्यम से तुलना करते हैं और ये दूसरा माध्यम वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये वाटर है तो ये ग्लास हो सकता है, ये एल्कोहल है तो ये केरोसिन हो सकता है, कोई भी पेयर हम ले सकते हैं, मगर ये ध्यान रखना है अपने को कि ये जो पेयर है ये एयर नहीं होना चाहिए, एयर या वैक्यूम के नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में ये जो अपवर्तनांक होता है m1 m2 के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम रिलेटिव या सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट पहले मीडियम में बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में लिया जाता है। इस तरीके से बहुत ही छोटा सा कंटेंट था, बहुत ही छोटी सी बात थी। तो ये तो इसके विशेषता और उसके प्रकार के बारे में हुआ। मगर जब प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन सी बातें आती है जो इसके मान को प्रभावित करती है।
तो प्रभावित करने वाले कारक, मूल रूप से देखा जाए तो 2 या 3 कारक हैं इसके प्रभावित करने वाले। अब ये कारक क्या क्या है, प्रभावित करने वाले कारक और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के मान को कौन कौन प्रभावित करता है। तो पहला है माध्यम का युग्म, इंग्लिश में बोला जाता है मीडियम पेयर या पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया, अर्थात 2 माध्यम का पेयर डिसाइड करता है अपवर्तनांक का मान क्या होगा। जैसे देखिए ये ग्लास है और ये एयर हुआ, यहाँ दूसरी स्थिति हम लेते हैं ये ग्लास है और ये वाटर हुआ। तो देखिए जब हम कांच के अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं तो कांच के अपवर्तनांक को एक बार हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला, एयर के रेस्पेक्ट में निकाला, एक बार कांच के अपवर्तनांक को हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला, वाटर के रेस्पेक्ट में निकाला। या ऐसा हो सकता है इधर कि ये वाटर हुआ और ये एयर हुआ, वाटर अर्थात जल के अपवर्तनांक को हम वायु की तुलना में ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ मीडिया डिसाइड करता है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होगा। देखिए दूसरा माध्यम दोनों स्थान पर क्या है, कांच है, पहली स्थिति में भी कांच, दूसरी स्थिति में भी कांच, मगर पहली स्थिति में कांच के अपवर्तनांक को हम वायु की तुलना में निकाल रहे हैं और यहाँ कांच के अपवर्तनांक को हम जल अर्थात पानी की तुलना में निकाल रहे हैं। तो दोनों जगह पर अपवर्तनांक का मान अलग अलग होगा, निकलेगा कांच का ही अपवर्तनांक, मगर कांच का अपवर्तनांक यहाँ वायु की तुलना में आएगा तो उसका मान अलग है, कांच का अपवर्तनांक जल की तुलना में आएगा तो उसका मान अलग होगा। बस ये एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा कंटेंट था। तो माध्यम का युग्म डिसाइड करता है कि अपवर्तनांक का मान कितना होगा, ये पहला कंटेंट हुआ। दूसरा जो कंटेंट है, दूसरा जो बात है, माध्यम की प्रकाशीय सघनता, प्रकाशीय सघनता अर्थात कोई माध्यम प्रकाशीय रूप से अत्यधिक सघन होगा तो उसमें प्रकाश की किरण बहुत ही कम गति से ट्रेवल करेगी, बहुत ही कम गति से। वैसे ये पाया गया है, जब देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक यदि अनंत है तो उसमें से प्रकाश ट्रेवल कर ही नहीं सकता। जैसे एक सिंपल उदाहरण लेता हूँ, वायु की बात करोगे उसमें प्रकाश की गति सामान्य रहती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में जाता है तो ये वैल्यू कम हो जाता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है कांच में जाने पर, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। सर्वाधिक अपवर्तनांक की बात करेंगे तो सर्वाधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है 2.48 अप्रॉक्सीमेट, लगभग 2.5 के आसपास अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी चीज का अपवर्तनांक का मान 1 से कम नहीं हो सकता। 1 से कम कहने का मतलब 1 से कम होता है यदि हम अपवर्तनांक विरल माध्यम का सघन की तुलना में निकालते हैं, उस स्थिति में अपवर्तनांक 1 से कम होता है। मगर जब एब्सोल्यूट की हम बात करते हैं हमेशा, अर्थात सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना की हम जब बात कर रहे हैं, जब कभी भी, तो इस स्थिति में अपवर्तनांक का मान कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। शून्य अपवर्तनांक किसी का भी नहीं होता है। किसी भी स्थिति में अपवर्तनांक की बात करोगे 0 नहीं हो सकता। और अपवर्तनांक का जो अधिकतम मान है, जो किसी पदार्थ से, ऐसे पदार्थ के लिए जिसमें से प्रकाश प्रवाहित हो सकती है, जिसमें से लाइट क्रॉस करके जा सकता है, तो वो है हीरा। सर्वाधिक है 2.5 के आसपास, इसका मान है 2.48 समथिंग। तो माध्यम की प्रकाशीय सघनता डिसाइड करती है अपवर्तनांक कितना होगा। ये दूसरा स्थिति है, अर्थात जिस माध्यम की प्रकाशीय सघनता ज्यादा है उसकी अपवर्तनांक भी ज्यादा होगी, और अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसका तात्पर्य है उसमें प्रकाश की गति कम होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है तापमान। यदि आपने माध्यम के तापमान को बढ़ाया, तापमान बढ़ाएंगे तो किसी भी माध्यम के अंदर में उपस्थित अणु परमाणुओं के बीच में वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, क्योंकि तापमान बढ़ा रहे हैं, हीट की एनर्जी बढ़ रही है। हीट एनर्जी बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और वाइब्रेशन उनका इंक्रीज हो जाएगा।
वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो उनकी सघनता में अंतर आएगा। किस प्रकार से अंतर आएगा कि तापमान बढ़ाने से सघनता कम होगी। तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं सघनता कम होती है और सघनता कम होने के कारण अपवर्तनांक का मान भी कम होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसी माध्यम के लिए यदि तापमान का मान बढ़ाते हैं तो उसमें अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपवर्तनांक घटता है। ये एक रिलेशन है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं कि प्रकाश की प्रकृति पर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार से ये निर्भर करता है। तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता के लिए रेले का एक क्राइटेरिया आया था। रेले क्राइटेरिया क्या कहता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको समझने के लिए हम एक क्राइटेरिया की बात करते हैं। रेले क्राइटेरिया क्या कहता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक के मान किसके समानुपाती होता है या किसके बराबर होता है। ये एक समीकरण दिया a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा टू द पावर 4 प्लस सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ता गया। यहाँ देखिए अपवर्तनांक को मैंने म्यू से किया, सॉरी इसको आप ईटा से रिप्रेजेंट कीजिए। मान लो कहीं पर धोखे से म्यू भी लिख दिया तो वो अपवर्तनांक ही है। ईटा अपवर्तनांक, इसका मान किसके बराबर होता है, a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा टू द पावर 4, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि तरंग दैर्ध्य का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तनांक का मान कम होते जाएगा। बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही छोटा सा कंटेंट है। तो इस रेले क्राइटेरिया से एक हमें रिलेशन मिलता है कि अपवर्तनांक का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के, अर्थात प्रकाश, सफेद रंग का जो प्रकाश होता है उसके अलग अलग तरंग दैर्ध्य होते हैं, उसके अंदर में अलग अलग प्रकार के और प्रकाश की किरणें होती हैं। जैसे एक श्वेत प्रकाश किरण को जब प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इंद्रधनुषी कलर में, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। तो उस विबग्योर में सभी कलर का, वायलेट, इंडिगो से लेकर आप रेड तक जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ते जाता है। तो हर प्रकाश के अलग अलग रंग के लिए अलग अलग तरंग दैर्ध्य है और अलग अलग तरंग दैर्ध्य हेतु माध्यम अलग अलग सघनता या विरलता प्रदर्शित करेगा, उसी को हमने अपवर्तनांक कहा। तो जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो माध्यम उस पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट के लिए, उस पर्टिकुलर कलर के लिए, उस पर्टिकुलर रंग के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करेगा। अब अपवर्तनांक जो प्रदर्शित करने की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है अपवर्तनांक अलग अलग प्रदर्शन में, कि मानते जैसे हमने लिया VIBGYOR, एक श्वेत प्रकाश किरण में ये 7 रंग के प्रकाश होते हैं विबग्योर। तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो तरंग दैर्ध्य वायलेट का सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य रेड का सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है इसलिए लाल रंग बहुत ही कम समय में काफ़ी दूर तक की दूरी तय करता है, या सामान्य शब्द में कहें कि लाल रंग काफ़ी दूर से दिखाई देने का कारण ही यही है कि उसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है किससे, ऑरेंज से। इसका वैल्यू ज़्यादा है किससे, येलो से। इसका वैल्यू ज़्यादा है किससे, इस तरीके से आगे बढ़ते गया वायलेट से। अर्थात हम देखते हैं लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है और वायलेट का तरंग दैर्ध्य जो है न्यूनतम है। तो इस रिलेशन से जब एक श्वेत प्रकाश की किरण को हम किसी कांच के गुटके से प्रवाहित कराते हैं, पास कराते हैं, तो उस स्थिति में वो कांच का गुटका कौन से रंग के लिए ज़्यादा अपवर्तनांक प्रदर्शित करेगा या किस रंग को ज़्यादा विचलित करेगा, ये हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसके लिए अपवर्तनांक का मान सबसे क्या होगा, कम होगा, और अपवर्तनांक मान वायलेट के लिए सर्वाधिक होगा। तो इसका तात्पर्य सिंपल सा ये हुआ, एक छोटा सा कंक्लूजन, कि यदि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है किससे, वायलेट से, तो उस स्थिति में अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कम होगा किसकी तुलना में, वायलेट की तुलना में। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा और कौन सा रंग न्यूनतम विचलित होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सामान्य सा एक ये टॉपिक है आपका कि
एक श्वेत प्रकाश किरण को गुजारने पर कौन से रंग ज़्यादा विचलित होगा? तो विचलन की अवस्था अपवर्तनांक से डिसाइड होती है और अपवर्तनांक पर्टिकुलर प्रकाश के उसके तरंग दैर्ध्य से डिसाइड होता है। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा कंटेंट था किस चीज़ के बारे में, अपवर्तनांक को लेकर, कि अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक की विशेषता क्या थी और अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। हालांकि इस टॉपिक से संबंधित जो भी बातें हैं हमारे पोर्टल में उपलब्ध पीडीएफ फाइल आप इससे संबंधित डाउनलोड करके नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं। आपको अन्य किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी देखने के लिए। संभवतः 1 जुलाई या 2 जुलाई से पोर्टल लॉन्च हो जाएगा और आप अनवरत रूप से सभी सब्जेक्ट पेपर 2 के वीडियोस आप कंटिन्यू देख सकते हैं और सभी वीडियो से संबंधित जो भी नोट्स हैं साइड में ऑप्शन रहेगा डाउनलोड पीडीएफ का, आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम अब अपने टॉपिक पर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इस पर कि अपवर्तनांक और अपवर्तन से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उनको डिस्कस करें। प्रश्न को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा चीज देखते हैं कि अपवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। यह बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अपवर्तन के प्रभाव। और अपवर्तन के प्रभाव में अपवर्तन के नियम से संबंधित हम चीजों को बात करेंगे। 2 प्रभाव को मूल रूप से यहां मैं डिस्कस करूंगा और इन्हीं 2 चीजों पर बाकी भी प्रभाव आधारित हैं। आप यदि हेडिंग डालना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं अपवर्तन के प्रभाव। अपवर्तन के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं? पहला जो प्रभाव है, फर्स्ट, जल में डूबी छड़, जल में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। बेंडिंग ऑफ रॉड की हम बात करते हैं, ये पहला चीज हुआ। दूसरा, सेकंड जो पॉइंट है, पानी से भरी टंकी, पानी से भरी टंकी की सतह का ऊपर उठा, की सतह का ऊपर उठा हुआ दिखना या प्रतीत होना। तीसरा, तारों की वास्तविक ऊंचाई आभासी ऊंचाई से कम होना, आभासी ऊंचाई से कम होना, ये तीसरा प्रभाव है। चौथे प्रभाव की आप बात करेंगे। चौथा प्रभाव जो है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। अगला जो प्रभाव है, 2 मिनट पूर्व सूर्योदय एवं 2 मिनट पश्चात सूर्यास्त होना। इस तरीके से कुछ प्रभाव हैं जो प्रभाव अपवर्तन से ही सॉल्व होते हैं, अपवर्तन के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित हैं। चलिए हम बात करते हैं इस अपवर्तन के प्रभाव को डिस्कस करते हुए। पहला जो प्रभाव है, जल में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। पहले प्रभाव को हम बात करते हैं, किस तरीके से यह दिखाई देता है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक टब है पानी से भरा हुआ, ये टब में पूरा ऐसे इस तरीके से पानी भरा हुआ है, ये इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं इस पर कि कोई एक रॉड इस तरीके से हमने इसमें क्या किया, डीप किया। ये हमने कोई एक रॉड को इसमें अंदर डुबाया हुआ है। अर्थात देखेंगे इस रॉड को हम कब देख पाएंगे, इस रॉड को देख हम तब पाएंगे जब इसमें से
कहीं से कोई प्रकाश आपतित हो रही है इस रॉड के ऊपर और इसमें से परावर्तित होकर हमारे आंखों में आए, उस स्थिति में हम इसे देख पाएंगे। मगर चूंकि ये रॉड की हम बात कर रहे हैं तो ये रॉड तो इस तरीके से इस बिंदु पर रॉड का ऊपरी हिस्सा वायु में मौजूद है और इस बिंदु से निचले हिस्से पर यह जल में उपस्थित है। यदि हम अपने आंख को इधर कहीं पर रखते हैं तो रॉड से इस ये जो छड़ है, इस डूबे हुए छड़ से जो प्रकाश की किरणें बाहर निकलेंगी, यदि इतने हिस्से से ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, इतने हिस्से से जो प्रकाश की किरणें जो बाहर निकल के जाएंगी तो सीधा वायु से होते हुए ही सीधे हमारे आंख तक आएगी, अर्थात माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उस प्रकाश की किरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मगर ये हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है, ये इतना हिस्सा है जो जल में डूबा हुआ है, इससे कोई भी प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो प्रकाश की किरण पहले जल वाले माध्यम में ट्रेवल करेंगी और उसके बाद फिर यहां से वो वायु में ट्रेवल करते हुए हमारे आंखों तक पहुंचेगी। तो तात्पर्य तो यह हुआ ना कि प्रकाश की किरणें इस बिंदु से निकलकर पहले जल में चली अर्थात एक माध्यम में, और उसके बाद वायु पर ट्रेवल करते गई अर्थात दूसरे माध्यम में। तो यहाँ माध्यम में परिवर्तन हुआ। ये माध्यम में जो परिवर्तन हो रहा है, यही परिवर्तन इस छड़ को मुड़ा हुआ दिखाने का प्रयास करता है। तो अब कैसे प्रयास करता है, कैसे मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसको समझने के लिए हम बहुत ही सिंपल से रे डायग्राम को फॉलो करते हैं। एक किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक स्थिति होती है कि कम से कम दो प्रकाश की किरणें, कम से कम दो प्रकाश की अपवर्तित या परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः काटे या काटते हुए प्रतीत हो। अर्थात कोई एक बिंदु को डिसाइड करने के लिए कम से कम हमें दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसी सिद्धांत को लेते हुए हम चलते हैं कि इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इससे अनगिनत प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही हैं। उन अनगिनत प्रकाश की किरणों से हमें सिर्फ और सिर्फ दो प्रकाश की किरणों को लेना है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से दो प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरण इधर निकल रही है और एक प्रकाश की किरण इस तरफ गई। ये देखिए, ये दो प्रकाश की किरणें हैं। चलिए हमने इसको थोड़ा सा ऐसे दूर ले लिया। ये इस प्रकार से प्रकाश की किरणें, ये दो प्रकाश की किरणें हैं जो बाहर निकल रही है। ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अपने माध्यम को परिवर्तित करेंगी, उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर एक अभिलंब हमने खींच लिया। ये बिंदु है, इस दूसरे बिंदु पर भी हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच लिया। अब अपवर्तन के उस नियम पर जाए जिसमें यह कहा गया है कि प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, डेंसर टू रेयर मीडियम में, तो यह अभिलंब से दूर जाता है, अभिलंब से दूर, और रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो यह अभिलंब की ओर आता है, अभिलंब की ओर, इस तरीके से। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें जल से चलते हुए कहाँ जा रहे हैं, वायु पर। तो जो प्रकाश की किरण जल से निकलकर किस में प्रवाहित हुई, वायु पर जा रही है। तो उस स्थिति पर ये प्रकाश की किरणों की जो दिशा है, इन प्रकाश की किरणों की दिशा होनी चाहिए था, बिल्कुल मूल दिशा ये होनी चाहिए थी, मगर ये मूल दिशा इधर ना होकर ये अपनी दिशा को क्या करते हैं, अभिलंब से थोड़ा दूर चले जाते हैं। इसकी दिशा अभिलंब से थोड़ी दूर चली गई, इसकी भी दिशा अभिलंब से थोड़ी दूर चली गई, इस तरीके से। देखिए, इस प्रकाश की किरण को बिल्कुल जाना था सीधे सीधे, मगर चूंकि माध्यम में परिवर्तन हुआ, सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, जल से वायु पर जा रहा है, तो उस स्थिति में ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चले जाएगी। हमारे आंख को क्या प्रतीत होगा, ये दोनों प्रकाश की किरण इधर किसी बिंदु से निकलकर आ रहे हैं, इस तरीके से। इन दोनों प्रकाश की किरणों को देखेंगे तो हमें क्या प्रतीत होगा, ये दोनों प्रकाश की किरणें, ये दोनों प्रकाश की किरणें इधर किसी बिंदु से निकल कर आ रही हैं, जबकि ये जा कैसे रहे थे, वास्तव में इस तरीके से जाना था, मगर ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ से निकले, मूल दिशा में न जाकर इनका डायरेक्शन क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि माध्यम में परिवर्तन हुआ। तो इस बिंदु का प्रतिबिंब हमें इस पॉइंट पर दिखाई दिया। इसी प्रकार इस पूरे रॉड का प्रतिबिंब हमें कुछ इस तरीके से क्या होगा, दिखाई देगा, और हमें कैसा महसूस होगा कि ये जो रॉड है वो इस बिंदु से मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। बहुत साधारण सी बात थी, बहुत ही साधारण सी स्थिति थी। तो देखिए, ये जो पॉइंट है मुड़ा हुआ प्रतीत हुआ, उसका कारण क्या है, अपवर्तन।
अपवर्तन कैसे उसका कारण है उसे हमने इस डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन में समझा। अब इसमें एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन ऐसा है कि ये वस्तु कहां रखी हुई है, सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल से देखने पर, ये देखिए ये जल में डूबा हुआ है अर्थात सघन माध्यम, हम वायु से देख रहे हैं अर्थात विरल माध्यम से देखने पर इस वस्तु का पोजीशन जितना दूर दिख है वास्तव में वो दूर न दिखकर हमें पास दिखाई दे रहा है, अर्थात हमारे आंख के नजदीक दिखाई दिया। तो कंक्लूजन ये आया, सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वास्तविक दूरी से कम दूरी पर दिखाई देती है, कम दूरी पर दिखाई देती है। बहुत छोटा सा ये कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन इसलिए लिखवा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर ही एक रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया था एसीएफ 2016 में। एसीएफ 2016 का जब प्रश्न पत्र आप खोलेंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वस्तु को विरल माध्यम में रखी वस्तु को सघन माध्यम से देखने पर कैसे दिखाई देगी। तो वास्तविक दूरी पर दिखाई देगी, वास्तविक दूरी से कम दूरी पर दिखाई देगी, वास्तविक दूरी से ज्यादा दूरी पर दिखाई देगी। इस प्रकार से उसके वो प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न पे हमने एक कंडीशन को देखा और तारों की वास्तविक और आभासी ऊंचाई वाले पर हम उस प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला जो कंडीशन है, पहला और दूसरा कंडीशन का अपोजिट है तीसरा कंडीशन। तो यहां देखें, सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल माध्यम से देखते हैं तो ये वास्तविक दूरी से कम दूरी पर दिखाई देती है, अर्थात हमारे आंख के पास दिखाई दे रही है। अब यही सिचुएशन हम अपोजिट कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं, तारों की वास्तविक ऊंचाई आभासी ऊंचाई से कम होना, उस पर ये कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंडीशन किस तरीके से चेंज होगा, देखिए हम लगे हाथ यहां उस चीज को देखते हैं। मान लेते हैं ये स्टार का पोजीशन है, तारों की स्थिति, ये हम लोग का पृथ्वी का क्या हुआ, सतह हो गया। हम इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी के सतह के ऊपर वायुमंडल के विभिन्न परत है और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठते जाते हैं वायुमंडल का जो घनत्व है वो कम होते जाता है, क्योंकि वायुमंडल भी वायु का जो कण है उसका अपना द्रव्यमान है और वो द्रव्यमान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा हुआ रहता है और पृथ्वी के सतह के नज़दीक होता है। अर्थात पृथ्वी के सतह के नज़दीक वायुमंडल के कण बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वायुमंडल की सघनता अत्यधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं पृथ्वी की तुलना में उसकी दूरी बढ़ते जा रही है और सघनता कम होते जाएगी। तो इसी आधार पर वायुमंडल को बहुत सारे लेयर में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम वायुमंडल के अलग अलग लेयर्स की बात ना करते हुए हम सिर्फ इस चीज को देखते हैं कि ये पृथ्वी का सतह है, ये हम लोगों के पास अर्थ है। हम ये मानते हैं ये वायुमंडल का पहला सतह हुआ, दूसरा सतह हुआ, तीसरा सतह हुआ और ये आपका पूरा का पूरा एक्सोस्फीयर है, अर्थात बहिर्मंडल की हम बात कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं इस स्थिति में कि ये जो स्टार का जो पोजीशन है इधर, ये बिल्कुल निर्वात की स्थिति, बहिर्गमन वाला हिस्सा निर्वात की स्थिति है। फिर ये पहला माध्यम हुआ, ये दूसरा, ये पहला माध्यम है, ये हमारा दूसरा माध्यम हुआ, ये तीसरा माध्यम है और ये चौथा माध्यम हुआ। और उसके बाद पृथ्वी के सतह की बात कर रहे हैं। पहला माध्यम विरल है, दूसरा सघन है, दूसरे से ज्यादा सघन तीसरा है और तीसरे से ज्यादा सघन चौथा है। तो जब इससे प्रकाश की किरण आती है इस बिंदु पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस बिंदु से वो तारे को देखने का प्रयास कर रहा है, तो तारों की स्थिति को कैसे देखेगा, किस तरीके से वो तारों की स्थिति को देख पाएगा। क्या होगा कि एक प्रकाश की किरण जो इस तरीके से बिल्कुल सीधे सीधे आपतित हुई, यदि ये माध्यम में परिवर्तन नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे सीधे चले जाती, मगर चूंकि माध्यम में परिवर्तन हो रहा है इसलिए हम क्या करते हैं, यहां एक समतल खींचकर इस बिंदु पर हमने क्या किया, अभिलंब खींच लिया। अब देख रहे हैं कि विरल से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश किया तो ये अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, झुक गया इस तरीके से। देखिए ये थोड़ा सा एंगल क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुक गया। अब ये पुनः ये प्रकाश की किरण जो अपवर्तित किरण है वो दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है।
तो जब वो दूसरे से तीसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो पुनः वही स्थिति फिर यहाँ लागू होगी कि इस बिंदु पर हम फिर से क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और उस स्पर्श रेखा पर अभिलंब खींच देंगे। ये प्रकाश की किरण, इसको जाना था बिल्कुल ऐसे सीधे दिशा में, सीधा न जाकर ये फिर से अभिलंब की ओर झुक गई। ऐसे झुकते झुकते वो इस व्यक्ति तक पहुंचेगी। अर्थात देखें, प्रकाश की किरण को जाना था बिल्कुल ऐसे सीधे, मगर वो वायुमंडल से टकराकर अभिलंब को झुकते 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 वो व्यक्ति के नजदीक पहुंच गई। व्यक्ति को क्या प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश की किरण तो सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसे ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे सीधे इस किसी बिंदु से होकर आ रही है। देखेंगे प्रकाश की किरण उसे ऐसा लग रहा है कि यह सीधे सीधे इधर किसी बिंदु से होकर आ रही है। तो इस स्थान पर खड़े व्यक्ति को तारे की स्थिति जो कम ऊंचाई पर है वो उसे कहां दिखाई दे रही है, ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई दे रही है। अर्थात इस पॉइंट से यह तारों की वास्तविक ऊंचाई है और यह तारे की आभासी ऊंचाई है। तो इस बिंदु पर हम ये देख रहे हैं कि तारा कहाँ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्थिति है। यहाँ वस्तु कहाँ स्थित है, विरल पे, और हम देख कहाँ से रहे हैं, सघन माध्यम से। यहाँ वस्तु कहाँ स्थित है, सघन पे, और हम देख कहाँ से रहे हैं, विरल से देख रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट पॉइंट हुआ। अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। विरल माध्यम में रखी वस्तु को सघन माध्यम से देखेंगे तो उसकी वास्तविक तारे की जो दूरी जो दिखाई दे रही है वो वास्तविक दूरी से अधिक दिखाई दे रही है। अर्थात इस स्थिति में आभासी दूरी वास्तविक दूरी की तुलना में अत्यधिक है। अर्थात हाइट की हम बात करते हैं तो वर्चुअल हाइट का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर है यहाँ एक्चुअल हाइट से। वर्चुअल अर्थात आभासी, एक्चुअल मतलब वास्तविक। इस बात को हम ध्यान दिए। यहां की बात है जस्ट अपोजिट हो गया, सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल से देख रहे हैं, तो उस स्थिति में वस्तु की वास्तविक दूरी जो है, वस्तु की आभासी दूरी जो है वो वास्तविक दूरी से कम दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति की जब बात करते हैं हम, चूंकि ये गहराई की बात हो रही है तो इसको डेप्थ से हमने रिप्रेजेंट किया, तो जो वर्चुअल डेप्थ है ये कम है किसकी तुलना में, एक्चुअल डेप्थ की तुलना में। तो आप इन दोनों बातों को बहुत ध्यान से नोट कीजिए। और इसके ऊपर ये प्रश्न पूछा गया था पिछले ACF के पेपर में, और ये प्रश्न जो आया हुआ था कुछ इस तरीके से था कि विरल माध्यम में रखी वस्तु को सघन माध्यम से देखने पर कैसे दिखाई देगी, तो वास्तविक दूरी से कम दूरी पर दिखाई देगी, वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देगी। तो उत्तर क्या होगा, वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर वो दिखाई देगी। ये प्रश्न था अपवर्तन को लेकर, अपवर्तन का। एक और प्रश्न था अपवर्तन के सिद्धांत को लेकर, और उस प्रश्न को भी हम यहां पर यदि डील करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से, 3 माध्यम से संबंधित प्रश्न दिए गए थे और अपवर्तनांक और विचलन कोण का ही सर्वाधिक इसमें प्रयोग किया गया है। यह इस प्रकार से कोई स्लैब दिया हुआ है और इस स्लैब में को 3 माध्यम में इस तरीके से विभाजित किया गया है। प्रकाश की किरण कैसे आई है, पहले प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, फिर ये मुड़ गई है और उसके उपरांत ये इस तरीके से आगे निकल गई। ये पहला माध्यम, दूसरा माध्यम और ये तीसरा माध्यम। ये जो प्रश्न है ACF, ये जो प्रश्न आया था ये ACF 2016 के लिए था, ये प्रश्न है ACF 2017 पर पूछा गया था। अब देखिए कैसे हम अभी तक जो बात पढ़े हैं पहले और दूसरे लेक्चर में, उस सिद्धांत का कैसे प्रयोग करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। इस बिंदु पर यदि आपने क्या खींचा, एक अभिलंब खींचा इस तरीके से, तो प्रकाश की किरण को जाना था, यदि इन दोनों माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्रकाश की किरण बिल्कुल इस तरीके से सीधे सीधे निकल जाती।
देखिए ध्यान से, प्रकाश की किरण बिल्कुल यहां से आई और बिल्कुल यहां से सीधे सीधे चली गई, मगर हुआ क्या कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जा रही है। यहां ध्यान देने की बात है कि ये झुकने के लिए जितना विचलन कोण है उस विचलन कोण का मान कितना है, इसको देखा हमने। फिर माध्यम पुनः दूसरे, प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम पे जा रही है। इस बिंदु पर भी हमने क्या किया, एक अभिलंब खींचा। प्रकाश की किरण को जाना था बिल्कुल इस तरीके से सीधा सीधा, मगर वो क्या हो गया, इस प्रकार से अभिलंब से दूर विचलित हुआ। अब यहां ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम की बात करते हैं तो दूसरे माध्यम ने क्या किया, उसको अभिलंब की ओर झुका दिया। दूसरे माध्यम ने अभिलंब की ओर झुकाया तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि दूसरे माध्यम का सघनता पहले माध्यम से ज्यादा है। यह पहला संबंध मिल गया अपने को। दूसरा संबंध क्या हुआ कि जब दूसरे से तीसरे माध्यम पे जा रहा है तो जिस दिशा में जाना चाहिए उससे उसे क्या कर दिया, उसने हटा दिया, दूर हटा दिया अभिलंब से। तो यहां एक संबंध मिल रहा है कि तीसरे माध्यम की सघनता दूसरे माध्यम से कम है। अभिलंब के पास लाएगा तो इसकी सघनता ज्यादा होगी, अभिलंब से दूर ले जाएगा तो इसकी सघनता कम होगी। ये दो कंक्लूजन हमें मिल रहे हैं। तो पहला और दूसरे का संबंध हमने देख लिया और दूसरे और तीसरे के मध्य हमने संबंध देख लिया, मगर पहले और तीसरे के मध्य क्या संबंध है इसको ध्यान से देखा जाए। पहले माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण जितने डिग्री से झुकी थी अभिलंब की तरफ, यदि केवल उतने ही डिग्री से यदि ये क्या होता, ऊपर उठता, और यदि प्रकाश की किरण बिल्कुल ऐसे चले जाती, सिर्फ उतनी डिग्री से ऊपर उठता और प्रकाश की किरण इस तरीके से जाती कि अपने मूल रास्ते के समानांतर हो जाती, तो उस स्थिति में तीसरे माध्यम की सघनता पहले माध्यम के सघनता के बराबर होती। मगर यहां क्या हो रहा है कि जितना उसे विचलित होना था उससे ज्यादा विचलन हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि पहले माध्यम की तुलना में तीसरे माध्यम की सघनता कम है, अर्थात तीसरा माध्यम विरल है और पहला माध्यम सघन हुआ। बात को बस इतना ध्यान देना है, जितना इधर से यह विचलन हुआ था उतना ही केवल विचलित होकर यदि यहां से प्रकाश की किरण चले जाती तो उस स्थिति में पहले माध्यम और तीसरे माध्यम की सघनता बराबर होती। मगर जितना जाना था उससे भी ज्यादा इसे क्या किया गया, विचलन किया गया। और ये देख रहे हैं हम कि ये प्रकाश की किरण यदि मान लेते हैं इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये अपने मूल किरण को किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगी, काट देगी। तो इसका तात्पर्य तो यह हो रहा है कि इस माध्यम की सघनता इस माध्यम की तुलना में कम है। तो तीसरा जो कंडीशन जो अपने को मिल रहा है कि तीसरे माध्यम की सघनता पहले की तुलना में कम है। इन तीनों चीजों को यदि हम रिलेट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, दूसरे की सघनता पहले से ज्यादा है, दूसरे की सघनता तीसरे से ज्यादा है और पहले की सघनता तीसरे से ज्यादा है। तो एक रिलेशन हमें यहां मिल गया, दूसरे की सघनता पहले से ज्यादा है और पहले की सघनता तीसरे से ज्यादा है, इस तरीके से। तो देखें इसमें जो भी उत्तर वहाँ पूछा गया था उसमें कूट आधारित क्वेश्चन था, दूसरे माध्यम की सघनता पहले से कम है, पहले की सघनता दूसरे से ज़्यादा, इस प्रकार से थे। तो उसमें आंसर बी, ऑप्शन बी होगा कि दूसरे माध्यम की सघनता सर्वोच्च है, अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सर्वोच्च है। तो ये प्रश्न जो था ये एसीएफ 2017 में पूछा गया था। एसीएफ 2017 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है, स्नेल्स लॉ किससे संबंधित है। तो स्नेल्स लॉ जो है वो अपवर्तन से संबंधित है, क्योंकि अपवर्तनांक जो पढ़ रहे थे वो स्नेल्स लॉ से ही आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, हम बात करते हैं तो अपवर्तनांक से संबंधित ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इससे आए हुए संबंधित प्रश्नों को भी हमने डील किया। इन प्रश्न को हम जो कॉन्सेप्ट समझे हैं उस कॉन्सेप्ट के आधार पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो आगे के भी जो क्लासेस होंगे उन क्लास में हम टॉपिक के साथ साथ उससे आए हुए प्रश्न को रिलेट करके पढ़ेंगे कि उस टॉपिक का प्रयोग उन प्रश्नों को हल करने के लिए हम कैसे करते हैं। और यदि आपने इस चीज़ को सीख लिया, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लिया, तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा कर दे आप आसानी से उसे डील कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। धन्यवाद।